यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा, लेकिन बीजेपी और विपक्ष में जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कुर्सी पर बयान दिया। केशव मौर्य ने कहा कि लगता है कि अखिलेश बीजेपी में आना चाहते हैं। वहीं सीएम योगी पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। साधु संतों को लेकर टिप्पणी करने पर केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया और अखिलेश के बयानों पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। इसके बाद अब सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। केशव मौर्य ने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उन्हें सीएम योगी के अच्छे विचारों का इंतजार है। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को भी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना ही देश और ना ही प्रदेश की जनता। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। 18 नवंबर की शाम को सार्वजनिक प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पार पलटवार जारी है। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जारी जुबानी जंग अभी और कितनी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी के नेता भी अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। पीएम मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले नारे को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी का आधिकारिक बयान बताया है। वहीं कंगना रनौत ने जहां योगी के नारे का समर्थन किया है, वहीं डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है। प्रचार के दौरान बीजेपी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही देश को धोखा देती रही है। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, ये ही अंतिम लाइन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का संदेश बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओ के भी एक साथ में लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो। आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर रही है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेस पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती हैं। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी विपक्ष का पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जहां पर सीधा मुकाबला है, वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज है। रोजाना विपक्षी दलों के जरिए नए नारों के साथ पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए। 2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत तमाम दलों ने ताकत झोंक रखी है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। 18 नवंबर को शाम को उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। उपचुनाव के प्रचार में पोस्टर वॉर और बयानबाजी भी खूब देखने को मिले। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है। चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। इस बार एसपी ने अखिलेश के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बीजेपी ने रिश्ते में अखिलेश के जीजा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को टिकट दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बीएसपी ने शाह नजर और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। एसपी ने चारू कैन को टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। खैर सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है, इसलिए सभी दलों ने एससी समाज के नेता को ही टिकट दिया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले अंतिम क्षणों में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों ही दल बड़ी बड़ी सभाओं के बजाय अब गांव-गांव जाकर वोट मांगने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और सोमवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के सांसद, कई विधायक और पदाधिकारी केदारनाथ में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ में बीजेपी की लहर है। लेकिन आज सौभाग्य ये है कि यहाँ की जनता ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए धामी जी के नेतृत्व में, और खासकर प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, जो यहाँ पे विकास हुआ है, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हमारा विधायक नहीं आया था मैं खुद यहाँ पे विधायक के रूप में काम करूंगा। तो जो जनता ने उसके प्रति आश्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 100% जीत सुनिश्चित करने का काम किया है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है।
और जिस प्रकार का मातृ शक्ति का जो ज्वार आशाजी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस की सभी टॉप लीडरशिप केदारनाथ में पहुंची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस को मिल रहे समर्थन को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांव-गांव में ढोलक, तबले, क्रिकेट किट बांटकर चुनाव प्रभावित कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अगले 2 दिन माइक्रो लेवल पर गांव-गांव में पहरेदारी करने जा रही है। और आज से अब पहरेदारी का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ढोलक, तबले यहाँ बांट रही है, हारमोनियम बांट रही है, साड़ियाँ बांट रही है, क्रिकेट और वॉलीबॉल की किट बांट रही है, उसको देखते हुए हमने तय किया है कि ये गाँव में जो हमारे साथी हैं वो रात्रि को अलाव जला के पहरेदारी करेगा। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। केदारनाथ विधानसभा में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पूरे विधानसभा को 29 सेक्टर 2 जोन में बांटा गया है। केदारनाथ विधानसभा में कुल मतदाता 90,540 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,765 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 45,775। बहरहाल केदारनाथ में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या और करीब 3,000 की संख्या वाले पोस्टल बैलेट को भी जीत तय करने में निर्णायक माना जा रहा है। इसलिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों ही दल बड़ी सभाओं के बजाय अब गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात एनआईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है। अब घायल बच्चों का इलाज वार्ड नंबर 5 में चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 ने पहुंचकर परिवार वालों से बातचीत की। इस दौरान परिवारीजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप भी लगाए। शासन की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि जो भी बच्चे गंभीर रूप से झुलसे थे इस अग्निकांड में, उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और हम उसी का जायजा लेने के लिए, ग्राउंड जीरो की रियलिटी जानने के लिए हम आए हैं मेडिकल नंबर 5 में, वार्ड नंबर 5 में, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बना हुआ है। और ये तमाम वो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जिनके बच्चों का इलाज फिलहाल अंदर वार्ड नंबर 5 में चल रहा है। आप देखिए, पिछले 3 दिन से ये जो हैं पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने बच्चों के स्वस्थ लाभ लेने के, यानी कि ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हम बात करते हैं किस तरह का इलाज चल रहा है और क्या वो इस इलाज से संतुष्ट हैं। भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रंजीत है। आप कहाँ से आए हो? नत्थी गेड़ा तालबेट। अच्छा, ये बताइए, आपका जो बच्चा था कितने दिन का भर्ती हुआ था? हमारा 15 अक्टूबर को भर्ती हुआ था यहाँ पर। कितने दिन का था बच्चा? बच्चा 1 महीने 8 दिन का है अभी। शुक्रवार की रात आपको याद है क्या हुआ था अचानक? हाँ, अचानक से आग लग गई थी। फिर कैसे आप अपने बच्चे तक पहुँचे? जैसे ही पता चला आग लग गई, मतलब हल्ला हुआ, तो गए थे तो अपने बच्चे को उठा लाए थे। तो आपका बच्चा जल गया था? नहीं, हमारा बच्चा सही था, मतलब तब तो सही था, मतलब छुट्टी होने वाले थे, जला तो नहीं, लेकिन वो आगे का जो धुआं था वो अंदर चला गया तो उसको खांसी आने लगी और बच्चा अब सही नहीं है, ऑक्सीजन लगा है। अच्छा, कब से बच्चा यहाँ भर्ती है? बच्चा उसी दिन रात में 4 बजे आ गया था। अच्छा, तो अभी इलाज जो चल रहा है आप संतुष्ट हैं? हमें तो पता नहीं है, अभी हम अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। कब से आप यहाँ बैठे हो? हम परसों से यहाँ बैठे, रात से। एक बार भी अपने बच्चों को आप नहीं देख पाए? एक बार बताया था सर, परसों से एक बार बताया। तो क्या कहोगे भाई साहब, बताओ। अरे पहले हमने सुना है कि वो डॉक्टर साहब बोल रहे कि फ्री इलाज होगा यहाँ पर, बाहर भी फ्री इलाज हो रहा, लेकिन डॉक्टर साहब कोई भी दवाई मेडिकल के लिख देते हैं। ये क्या आप लिए हाथ में? मेडिकल के लिए दवाई लिख दी है बच्चे के लिए। कहाँ से लाए आप? अभी लिखी है, लेने जाना है, बोल रहे मेडिकल से लाओ दवाई। तो ये शासन का आदेश है कि हर हाल में बच्चों का इलाज दिया जाए, बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाए, तो क्या ऐसा हो रहा है यहाँ? निःशुल्क नहीं हो रहा है। आपने देखा 2-3 लोग, वो ABG की जांच होती है, उसमें 100 रुपये लग रहे हैं जांच के लिए। पैथोलॉजी लैब में पहले बिलिंग करानी पड़ रही है। तो आपका अब तक कितना खर्चा हुआ है इलाज में? अभी तक कम से कम 10,000 रुपये दवाई, अब कम से कम 2,000 रुपये तो जांच में हो गए हुए हैं। 2-3 बार एक्सरे करवाया, 300 रुपये एक्सरे के लगे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।